हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब पर। दोस्तों, उत्तराखंड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ शिवालिक हिमालय के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय और लघु हिमालय के बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। साथ ही जितने भी दर्रे थे, जितने ग्लेशियर थे और आपके ताल और बुग्याल, वो सब हमने यहाँ देख लिए थे। तो अगर कोई छात्र हमारी वो वीडियोस नहीं देख सका है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं शिवालिक हिमालय। हेडिंग बना लीजिए सभी, शिवालिक हिमालय। शिवालिक रेंज भी आप कह देते हैं इसको हिमालय, या इसको कह देते हैं आप आउटर हिमालय। आउटर हिमालय यानी बाह्य हिमालय। तो सबसे पहले इसके नाम पर ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये जो शिवालिक है इसका अर्थ क्या है? तो शिव अलक, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे आप तो शिव अलक निकलेगा। शिव अलक अर्थात शिव की भौहें, ठीक है, यानी जो भगवान शिव हैं, शिव की भौहों, भौहें से तात्पर्य है इसका, ठीक है। तो ध्यान रखना शिवालिक का अर्थ क्या है, तो शिव की भौहें। और ध्यान रखना सबसे नवीनतम हिमालय, अगर कभी एग्जाम में सवाल पूछेगा तो सबसे नवीनतम हिमालय यही है, क्योंकि हिमालय निर्माण की प्रक्रिया में सबसे अंत में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो चलिए आइए इसके बारे में थोड़े से तथ्य जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, इसकी चौड़ाई। चौड़ाई की बात करें तो 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। दूसरा, ऊंचाई। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इसकी ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी आपको। 750 मीटर से 1500 मीटर के मध्य, या कई जगह इसको 1800 मीटर भी लिखा है, ठीक है। तो आप ध्यान दे लेना ये इतनी सी चीजें। तीसरा पॉइंट इसका यह है कि उत्तराखंड के कितने जनपदों में शिवालिक हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। तो मैंने आपको और हिमालयों के बारे में भी बताया था कि उनका विस्तार कितने जनपदों में है, तो सबका आपको ध्यान रखना है। इसका भी ध्यान रखिए, 7 जनपदों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, उत्तराखंड के 7 जनपदों में। और वो जनपद कौन कौन से हैं तो लिख लीजिए, देहरादून, दूसरा पौड़ी, तीसरा आपका हो जाएगा हरिद्वार, नीचे के सारे, चौथा हो जाएगा अल्मोड़ा, पांचवा नैनीताल, चंपावत, और लास्ट हो जाएगा आपका यूएस नगर में भी इसका हल्का सा, मतलब जो टचिंग सीमा है इसकी वो देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसका चौथे पॉइंट के बारे में बात करें। यहां बात करें कि जीवाश्म पाए जाते हैं, तो हां बिल्कुल यहां जीवाश्म पाए जाते हैं। तो अभी तक जितने भी हिमालय हमने देखे उनमें जीवाश्म की विद्यमानता देखने को हमें नहीं मिल रही है, पर यहां इस हिमालय में, शिवालिक हिमालय में आपका जीवाश्म देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि पहला पॉइंट तो यही है कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है सबसे अंत में इस श्रृंखला का निर्माण हुआ है शिवालिक का, और साथ ही यहाँ की जो चट्टानें हैं वो अवसादी प्रकार की है, यानी अभी तक उन्होंने अपना रूप परिवर्तित नहीं किया है। जैसे अन्य हिमालय थे, आपका वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, तो उनकी चट्टानें जो थी परिवर्तित होकर ग्रेनाइट और नीस में बदल चुकी थी। तो इस तरह से इस हिमालय की चट्टानें अभी तक कायांतरित अवस्था में, यानी रूप परिवर्तित नहीं कर सकी हैं, इसीलिए यहाँ जीवाश्म की विद्यमानता देखने को आपको मिलेगी। और वो जीवाश्म के रूप में आपको बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, संगमरमर के लिए देहरादून पहले नंबर पर आता है, ठीक है, ध्यान रखना, संगमरमर इत्यादि यहां जीवाश्म आपको देखने को मिलेंगे। ये सब चीजें आपको यहां मिलेंगी, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, पांचवा नंबर पॉइंट यहां है कि यहां वनस्पतियों की अगर बात करें तो वनस्पतियां भी यहां देखने को मिलेंगी आपको, पर किस प्रकार की वनस्पतियां हैं वो तो देख लीजिए उनके नाम भी, साल, सागौन व शीशम, ठीक है। और कई जगह आपको थोड़े बहुत चीड़ के पेड़ भी आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है, इस वाले रीजन में। तो ये आपका वनस्पतियां यहां हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, छठा। अच्छा, जनसंख्या बसावट, अगर सभी हिमालयों की तुलना में बात करूं तो सबसे ज्यादा यही है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। साथ ही यहाँ जो कृषि कार्य होता है वो भी उन्नत दशा में होता है। तो अगर आप देखें तो जनसंख्या बसावट सबसे ज्यादा इसी हिमालय में आपको देखने को मिलेगा। तो लिख लीजिए, जनसंख्या बसावट सर्वाधिक,
क्योंकि यहाँ जो अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां हैं और साथ में यहाँ की जो मिट्टी है या कह लीजिए जो कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं हैं वो काफी अच्छी हैं अन्य हिमालयों की तुलना में, इसलिए यहाँ जनसंख्या बसावट आपका सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अब 7वां पॉइंट यहाँ लिख देता हूं, या मिट्टी की बात करें तो यहाँ की जो मिट्टी है इस हिमालय की वो टर्शियरी प्रकार की है, और ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको जरूर आप नोट करके लिख लें, टर्शियरी प्रकार की, या इसको कह दीजिए छिछली मृदा या कछारी मृदा। काफी उन्नत अवस्था में उपजाऊ मृदा है ये, ठीक है, खासकर गन्ने की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए काफी फेमस है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं 8वां पॉइंट। 8वें पॉइंट की बात करें शिवालिक में, तो शिवालिक हिमालय को उत्तर का विशाल मैदान, देखिए क्रम क्या है आपका, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर वरहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, और फिर सबसे नीचे है आपका उत्तर का विशाल मैदान। तो शिवालिक से उत्तर के विशाल मैदान को जो रेखा अलग करती है, शिवालिक से उत्तर के विशाल मैदान को जो रेखा अलग करती है उसका नाम आप सोच लीजिए, मैं तो यहां लिख ही दूंगा, ठीक है, HFF, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया क्योंकि ये हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, यानी इसको हिंदी में कहें तो हिमालय सम्मुख भ्रंश, ठीक है, ये रेखा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट के रूप में देखिए, अच्छा आपको एक बात बताऊं, जो अगला पॉइंट लिखने जा रहा हूं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा। ये जो हिमालय है, शिवालिक हिमालय, इसका एक क्रम से विस्तार देखने को आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको देहरादून में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा पौड़ी, फिर थोड़ा सा आपको हरिद्वार, नैनीताल, क्योंकि ये बीच बीच से कटा हुआ है। कटा हुआ कैसे है, हिमालय नदियों ने इसको बीच बीच से काट दिया है, इसलिए इसका एक क्रम से विस्तार नहीं मिलता। तो 9वां पॉइंट यही लिख लीजिए, इसका क्रमिक विस्तार नहीं मिलता, क्योंकि हिमालयी नदियों ने इसे बीच बीच से काटा हुआ है, बीच से काटा हुआ है। और लास्ट 10वां पॉइंट देख लीजिए इसमें शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय की बात करूं तो सबसे ज्यादा भूस्खलन जो है वो हिमालय के इसी वाले भाग में होता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं जो यहाँ की जो चट्टानें हैं वो अवसादी प्रकार की हैं। चट्टानें अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, परत दर परत इन चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे एक परत बिछ गई, फिर उसके ऊपर दूसरी परत, फिर उसके ऊपर तीसरी परत, तो इसी तरह से यहाँ फॉसिल्स भी इन्हीं चट्टानों की वजह से यहाँ देखने को मिलते हैं। वो तो कारण है ही कि सबसे अंत में इसका निर्माण हुआ है, साथ ही अवसादी चट्टानें होने के कारण भी यहाँ फॉसिल्स की विद्यमानता है, ये अभी तक अपना रूप नहीं बदल सकी है। मान लिया यहाँ कुछ चीज दब गई तो उसके ऊपर एक परत बिछ गई, तो उसके नीचे वो जो चीज दबी है तो फॉसिल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी थोड़े समय के बाद। मान लिया कोई पेड़ ही दब गया तो कोयला बन जाएगा थोड़े समय के बाद। तो यहाँ की जो चट्टानें हैं वो अवसादी प्रकार की है, और अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो दरकती बहुत जल्दी हैं, इसलिए यहाँ जो भूस्खलन का खतरा देखा जाएगा वो सर्वाधिक देखा जाएगा। तो कभी एग्जाम में प्रश्न आए कि किस हिमालय में भूस्खलन का खतरा सर्वाधिक है, तो वो आपका शिवालिक हिमालय ही है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए आप 10वां। यहाँ की चट्टानें अवसादी प्रकार की हैं, अवसादी प्रकार की है, अतः यहां भूस्खलन का खतरा सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अगर बात करें कि शिवालिक हिमालय के उत्तर में क्या है, तो उत्तर में इसके मध्य हिमालय है, ठीक है, और दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण हिमालय में इसके आपका ये उत्तर का विशाल मैदान शुरू हो जाएगा। वैसे अगर इसके उत्तर में बात करें तो दून और द्वार भी इसके उत्तर में पड़ जाएगा। दून और द्वार वैसे सही मायनों में सही आंसर होगा, क्योंकि वो जो दून और द्वार है जो कि अगला टॉपिक है हमारा, वो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। देखिए दून या द्वार की जो स्थिति है, दून या द्वार अगला टॉपिक यही हमारा, ठीक है। तो जो इसकी स्थिति है, यहां तो है आपका मध्य हिमालय ऊपर और इसके नीचे आपका शिवालिक हिमालय। तो अगर उत्तर में बात करें तो इसके दून और द्वार होगा सही मायनों में, ठीक है। पर अगर हिमालय पूछेगा कौन सा हिमालय, तब मध्य हिमालय आपका आंसर रहेगा। तो ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक है आपका दून और द्वार, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है।
उम्मीद करता हूं शिवालिक हिमालय के बारे में आप समझ गए होंगे। मृदा वृदा आपको सब ध्यान रखनी है कि यहाँ किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, छिछली कछारी प्रकार की, टर्शरी प्रकार की। अच्छा, दून या द्वार पढ़ने से पहले ना हम हिमालय के संबंध में कुछ नोट देख लेते हैं। जो नोट मुझे याद आ रहे हैं वो आपके लिए इंपोर्टेंट भी साबित हो सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला नोट लिख लीजिए, नोट फर्स्ट। अच्छा, ये जो हिमालय बने हैं इनका भी एक काल है, मतलब काल का नाम लिया जाता है कि इस काल में इस हिमालय का निर्माण हुआ है। जैसे बात करें कि वृहत हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है, मध्य हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है, शिवालिक हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है। तो अगर ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा तो इसी के संबंधित ये नोट है। तो सबसे पहले लिख लीजिए नोट फर्स्ट, वृहत हिमालय का निर्माण, वृहत हिमालय का निर्माण इयोसीन युग में, इयोसीन युग, या इसको कह लीजिए काल, या इसी को कह लीजिए एरा। इसी को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, ओलिगोसीन युग, ओलिगोसीन युग। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, मध्य हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है, मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन युग में। तो इसका उत्तर होगा आपका मायोसीन युग। ये ध्यान रखना है आपको, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तीसरा लिखिए शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय का निर्माण तो प्लायोसीन युग, प्लायोसीन युग, यह कह लीजिए इसको एक नाम और जाना जाता है इसको प्लीस्टोसीन युग, प्लीस्टोसीन युग। अच्छा, अगर आपसे ये ना पूछ करके कि वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है, ये सवाल पूछे कि समस्त हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है, तो समस्त हिमालय यानी पूरे इस पूरे हिमालय का निर्माण, तो समस्त हिमालय का निर्माण सिनोजोइक महाकल्प, सिनोजोइक महाकल्प में हुआ है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये चारों नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मैंने यहां लिख दिए। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, वृहत हिमालय का निर्माण इयोसीन या इसको ओलिगोसीन युग भी कहते हैं, ओलिगोसीन। ठीक है, दूसरा मध्य हिमालय का निर्माण तो मायोसीन युग, शिवालिक हिमालय का निर्माण तो प्लायोसीन और प्लीस्टोसीन। लेकिन अगर समस्त हिमालय पूछ लेगा आपसे तो समस्त हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो सिनोजोइक महाकल्प में हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इससे संबंधित दूसरा नोट, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि उत्तराखंड किस भूभाग का हिस्सा है, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, तो उत्तराखंड भी जाहिर सी बात है गोंडवाना लैंड का ही भाग होगा। तो उत्तराखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है बच्चों, अब नोट अगला लिखिए, इसमें अगला नंबर नोट लिखिए, पहला था, दूसरा, तीसरा। अगर बात करें कि हिमालय के निर्माण की सबसे अच्छी व्याख्या, क्योंकि हिमालय के निर्माण से संबंधित काफी थ्योरीज दी गई हैं, तो सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है, तो हिमालय के निर्माण की सबसे अच्छी व्याख्या करता है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, देख लेना ये सिद्धांत क्या है, आपको नेट पर मिल जाएगा, पर कभी एग्जाम में सवाल आए तो आपको यही आंसर मारना है कि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हिमालय की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। चलिए अब अगले टॉपिक के रूप में देख लेते हैं हम उत्तराखंड में दून और द्वार क्या है। हेडिंग बना लीजिए सभी बच्चे, दून या द्वार। तो दून या द्वार तो जानते ही होंगे आप, पश्चिम में ये कुछ प्रकार की संरचनात्मक घाटियां हैं, इन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में इन्हें द्वार कहा जाता है। दरअसल जब हिमालय बन रहा था हमारा, हिमालय का निर्माण मतलब फॉर्मेशन चल रहा था हिमालय का, तो उस समय कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि वलन से अप्रभावित रह गए। अच्छा, हिमालय जो है, हिमालय की बात करूं तो ये एक वलित पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत। कभी एग्जाम में प्रश्न आए तो ये भी आप देख लेना, हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत क्या है, वलित मतलब वलन, वलन पड़ना यानी फोल्ड हो जाना। जब दो चट्टानें एक दूसरे के पास आती हैं तो इनके बीच में जो अवसाद होते हैं,
उनमें फोल्ड पड़ना शुरू हो जाता है, यानी उनमें मोड़ पड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये जो चट्टाने हैं या जो इसके बीच में अवसाद है, बहुत छोटे एरिया में बता रहा हूं, ये तो करोड़ों लाखों मीलों के उसमें होता है एरिया में ये प्रक्रिया। तो ये जो ये है, ये इस तरह से चट्टाने खड़ी होना शुरू हो जाती हैं, तो इन्हें कहते हैं हम फोल्डेड माउंटेन। तो हिमालय जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। तो यहां क्या हुआ, दून और द्वार के केस में जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो कुछ ऐसी घाटियां रह गई जो कि वलन से अप्रभावित रह गई थी, यानी उनमें वलन ही नहीं पड़ पाया। तो इस प्रकार जो घाटियों का निर्माण हुआ उन्हें पश्चिम में कह देते हैं दून और पूर्व में उन्हें कह देते हैं द्वार, जैसे आपका कोटद्वार और जैसे आपका देहरादून। ठीक है, देहरादून, पछवादून, हरकी दून, ये सारे बड़े बड़े मैदान हैं जो कि वलन से अप्रभावित रह गए, या फोल्ड नहीं हो पाया। तो लिखिए चलिए इसके बारे में, दून या द्वार के बारे में कुछ तथ्य। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी चौड़ाई। पहला पॉइंट लिखिए, इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई इसकी काफी देखने को मिलेगी आपको, 24 से 32 किलोमीटर चौड़ाई देखने को मिलेगी। ऊंचाई की बात करें, इन घाटियों की ऊंचाई की बात करें तो 350 मीटर से 750 मीटर इनकी ऊंचाई देखने को मिलती है। और तीसरे पॉइंट के रूप में वही लिख लीजिए, यह एक प्रकार की संरचनात्मक घाटियां हैं, संरचनात्मक घाटियां, या इन्हीं को कह देते हैं चौरस घाटियां हैं, चौरस घाटियां हैं, जो हिमालय निर्माण के समय, जो हिमालय निर्माण के समय वलन से अप्रभावित रह गई थी, वलन से अप्रभावित रह गई थी। इन्हें ही पश्चिम में दून व पूर्व में द्वार कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे उदाहरण देहरादून और कोटद्वार। ठीक है बच्चों, तो यह है आपका दून या द्वार वाला टॉपिक। चलिए अब देख लेते हैं उत्तराखंड में मैदानों का विस्तार। उत्तराखंड में मैदान, हेडिंग बना लीजिए, उत्तराखंड में मैदान। उत्तराखंड में जो मैदान है उसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो आप पढ़ेंगे भाबर, दूसरा पढ़ेंगे तराई, तीसरा पढ़ेंगे आप गंगा का मैदान। और भाबर व तराई के साथ 2 टर्म और जोड़ी जाती है, खादर और बांगर। इनके बारे में सिर्फ थोड़ा सा समझ लेंगे, इनको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्रों में इनका विस्तार देखने को मिलता है, गांव दूर दराज के क्षेत्रों में। तो खादर और बांगर से तो बिल्कुल मतलब नहीं है। 2 टॉपिक आपको देखने हैं मुख्यतः, भाबर, तराई, और तीसरा हो गया आपका गंगा का मैदान। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हेडिंग बना लीजिए। सबसे पहले भाबर, उत्तराखंड में भाबर का विस्तार कहां कहां देखने को मिलता है, तो भाबर। अच्छा, भाबर का विस्तार देखने से पहले समझ लेते हैं ये भाबर क्या है। ठीक है, भाबर और तराई का क्षेत्र क्या है ये समझ लेते हैं। इसके लिए मैं आपको एक चित्र बना देता हूं, यहां थोड़ा सा समझने के लिए आपको आसानी रहेगी। देखिए, हिमालय पर्वत है आपका, या कह लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, अब यहां से जो नदियां निकलेंगी वो मैदानी क्षेत्रों में जब प्रवेश करेंगी, तो आप खुद ही बताइए, जब ये पर्वतीय क्षेत्रों में थी तो इनको ढलान भी खूब मिल रहा था और साथ ही इनका वेग भी दुनिया भर का होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये मैदानी यानी नीचे मैदानों में प्रवेश करी तो इनका पर्वतीय ढलान भी खत्म हो गया और साथ में इनका जो वेग था वो भी कम हो गया। तो जब ये पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो पहाड़ों से अपने साथ ये बड़े बड़े अवसाद लेकर चलती हैं नदियां, बड़े बड़े पत्थर, कंकड़, मिट्टी, रेत, जो इनको रास्ते में मिलेगा, ठीक है, पेड़ वेड़ सब उखाड़ के ले आती हैं और ला करके ये मैदानी क्षेत्रों में यहां तलहटी में जमा कर देती है बड़े बड़े पत्थरों को। और जब ये बड़े बड़े पत्थरों को मैदानी क्षेत्रों की तलहटी में जमा कर देती है तो इसी क्षेत्र को कह देते हैं हम भाबर का क्षेत्र।
समझ गए। हिमालय क्षेत्रों की नदियां जब काफी वेग के साथ हिमालय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो ढाल और वेग में कमी आने के कारण अपने साथ लाए गए अवसादों को पर्वतों की तलहटी में जमा कर देती है। इस प्रकार जो अवसादों से निर्मित क्षेत्र होता है वो कहलाता है आपका भाबर का क्षेत्र। अब समझ लीजिए, इसी से आगे बनता है थोड़ा सा तराई का क्षेत्र। तो तराई का क्षेत्र क्या है? तो भाबर के क्षेत्र में क्या होता है, जो हिमालयी नदियां होती हैं ये थोड़े समय के लिए लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। नदी आई, बड़े बड़े पत्थर बिछ गए, उनके बीच से नदियां गायब, ठीक है। लेकिन धरातल के जिस भाग पर फिर से दृश्यमान होती हैं या दिखाई देती हैं तो उसे ही कहते हैं तराई का क्षेत्र। तो समझ लीजिए, मान लिया यहां ये नदी वापस से निकली, ठीक है, तो यही क्षेत्र जो होगा, ये वाला रीजन आपका तराई का क्षेत्र कहलाएगा, तराई का क्षेत्र। और यहां क्या होती है, नदियां, इनमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे बारीक अवसाद, रेत, मिट्टी, बालू, जो कि बहुत उपजाऊ होती है, यहां पेस्ट कर देती है, निकलती है अपने साथ। जो छोटे छोटे कण होते हैं मिट्टी के, बड़े बड़े तो यहां कर दिए, जो छोटे छोटे मिट्टी के कण वगैरह हुए, बालू वगैरह के कण हुए, वो यहां इसने पेस्ट कर दिए। और ये जो क्षेत्र होता है ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। यहां दुनिया भर की आपकी वनस्पतियां, मतलब वनस्पतियों का अंबार आपको देखने को मिलेगा। पता नहीं कौन कौन सी प्रजातियों की वनस्पतियां यहां उग जाती हैं। तो इसी क्षेत्र को कहते हैं तराई का क्षेत्र। तो उम्मीद करता हूं भाबर का क्षेत्र और तराई का क्षेत्र किस प्रकार बनता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं उत्तराखंड में भाबर का जो क्षेत्र है वो कितने किलोमीटर में विस्तृत है। तो भाबर का क्षेत्र उत्तराखंड में आपका 10 से 12 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, चंपावत से देहरादून तक। चंपावत से देहरादून तक इस क्षेत्र का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या, इसमें अगला पॉइंट लिख सकते हैं आपका, आप दूसरा पॉइंट, कि ये अनुपजाऊ क्षेत्र होते हैं मैदानी भागों के, अनुपजाऊ क्षेत्र, यानी यहाँ बिल्कुल आप कृषि के कार्य, जनसंख्या बसावट भी मतलब नहीं होगी यहाँ, ठीक है। अनुपजाऊ क्षेत्र मैदानी भागों के, मैदानी भागों के। अब दूसरा देख लीजिए तराई। तो तराई का विस्तार उत्तराखंड के क्षेत्र में कहां कहां देखने को मिलता है? तो 20 से 30 किलोमीटर के क्षेत्र में तराई का मैदान फैला है। और ये आपका देखने को मिलेगा आपका नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा थोड़ा सा, यानी जो निचले हिस्से हैं, ऊधम सिंह नगर, ठीक है, यहां आपको इस तराई के मैदान का विस्तार देखने को मिलेगा। और ये मैदानी क्षेत्रों के, इसका दूसरा पॉइंट, मैदानी क्षेत्रों के उपजाऊ भाग होते हैं, उपजाऊ भाग होते हैं। अच्छा बच्चों, आपको यहां याद सिर्फ ये रखना है कि भाबर का जो क्षेत्र है मुख्यतः वो उत्तराखंड के क्षेत्र में कितने किलोमीटर में विस्तृत है और तराई का क्षेत्र कितने किलोमीटर में विस्तृत है। अब आपके दो टर्म बचते हैं, उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ लीजिए, ठीक है। क्या था वो? बांगर और खादर, बांगर खादर। तो देखिए बांगर, पहले खादर को देख लेते हैं। खादर वो क्षेत्र हैं जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुंचता है और नई मिट्टी बिछा करके चला जाता है, यानी नए मैदान का निर्माण कर देता है। समझ रहे हैं आप? क्या होता है, दरअसल ये मैदानों के निचले भाग होते हैं। अब मैदान भी दो हैं, मान लिया उत्तराखंड के क्षेत्र में ये निचला मैदान है, ये ऊपर, ये निचला मैदान है, ये ऊपरी मैदान है। अब बाढ़ का जल यहां तक तो पहुंच गया पर यहां नहीं पहुंचा, तो बाढ़ का जब जल यहां आएगा तो अपने साथ जो मिट्टी लाएगा वो तो यहां ही पेस्ट कर देगा ना। तो जब ये मिट्टी पेस्ट करेगा तो यहाँ एक नए मैदान का निर्माण हो जाएगा, यानी पुरानी मिट्टी के ऊपर नई मिट्टी बिछ गई। इसी क्षेत्र को कह देते हैं खादर। लेकिन जब बाढ़ का जल ऊपर नहीं पहुंच पाता तो ये पुरानी मिट्टी से ही निर्मित मैदान कहलाएगा। तो पुरानी मिट्टी से निर्मित जो मैदान होता है वो कहलाता है आपका बांगर। तो ध्यान रखना, खादर नवीन मिट्टी से निर्मित और बांगर पुरानी मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को कहा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब आपका टॉपिक बचता है, मैदान भी हो गया। अब अगले टॉपिक के रूप में उत्तराखंड के क्षेत्र में जलवायु को समझ लेते हैं हम, ठीक है। मैदान भी आपका पूरा हो चुका है, हिमालय भी आपके पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक देख लेते हैं, उत्तराखंड में जलवायु या ऋतुएं कह लीजिए आप इसको। उत्तराखंड में जलवायु, तो उत्तराखंड में जलवायु के रूप में आपको हर जगह देश में भी 3 ही ऋतुएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, तो उत्तराखंड में भी यही देखने को मिलेगी। और तीसरी आपकी बरसात वाली यानी वर्षा ऋतु, ठीक है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में रूरी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रूरी। शीत ऋतु को कहा जाता है ह्यूंद।
स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं ह्यून, और वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में कहा जाता है चौमासा या बसखयाल, बसखयाल। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना इन चीजों को कि ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, शीत ऋतु को, और वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है। चलिए ग्रीष्म ऋतु की अवधि देख लेते हैं। तो ये मध्य मार्च से मध्य जून की अवधि में होती है, मध्य मार्च से मध्य जून, यानी मध्य मार्च का मतलब 15 मार्च से 15 जून के बीच में ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलती है। शीत ऋतु, तो शीत ऋतु आपका देख लेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु आपका मध्य जून से मध्य अक्टूबर, मध्य अक्टूबर। और यहां आप देख लीजिए यही आपकी जो ह्यून ऋतु होती है ये मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च की अवधि होती है, मध्य मार्च की अवधि होती है। अब यहां आपसे ये पूछ लेता है कि राज्य का सबसे गर्म माह कौन सा है, राज्य का सबसे ठंडा माह कौन सा है। तो वो भी आप देख लीजिए, जो ग्रीष्म ऋतु में राज्य का सबसे गर्म माह होता है वो जून है, जून सबसे गर्म महीना। और इसी तरह से बात करेगा कि शीत ऋतु में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, तो सबसे ठंडा महीना है राज्य में सबसे ठंडा माह, तो राज्य का सबसे ठंडा माह है आपका जनवरी। पूछे जा सकते हैं सवाल आपसे बिल्कुल, भले ही अभी तक एग्जाम में ये कभी ना आए हों, लेकिन आगे आने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी चीजें और जान लेते हैं। अगर बात करेगा कि ग्रीष्म ऋतु में राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक टेम्परेचर नापा गया था, तो वो देहरादून का नापा गया था। देहरादून में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था 43.1 डिग्री सेल्सियस। तो देहरादून राज्य का सबसे जो है गर्म डिस्ट्रिक्ट है, आपका सबसे गर्म क्षेत्र है। ठीक है, अब बात करें शीत ऋतु की, सॉरी यहां मैंने ये यहां लिख दिया, तो आप इसको यहां से देख लेना इसको ना, सबसे ठंडा महीना आपका जनवरी, मैंने वर्षा वाले क्षेत्र में लिख दिया ना। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट के रूप में देख लेते हैं। अगर शीत ऋतु में सबसे कम तापमान कहां का रहा, इसकी बात करेगा तो सबसे कम तापमान आपका मुक्तेश्वर का रहा है। सबसे कम तापमान किस जगह का रहा, तो ये जो मुक्तेश्वर जगह पड़ती है आपका नैनीताल में पड़ती है, मुक्तेश्वर। और इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा चक्राता का। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर पूछेगा कि सबसे अधिक तापमान राज्य का गर्मी में किस जनपद का रहा, तो देहरादून, और सबसे कम तापमान तो मुक्तेश्वर नैनीताल, और दूसरे नंबर पर चक्राता देहरादून का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्षा। तो सबसे ज्यादा वर्षा उत्तराखंड में कहां होती है, तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है आपकी नरेंद्रनगर टिहरी में। नरेंद्रनगर यानी जो टिहरी वाला क्षेत्र है, यहां उत्तराखंड की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा। अच्छा, अगर सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा की बात करेगा, सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा, तब आपका उत्तर बदल जाएगा, तब आपका उत्तर हो जाएगा शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसमें लिख लेना आगे से सर्वाधिक औसत वर्षा। ठीक है, अच्छा अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ ले कि सबसे ज्यादा शीतकालीन वर्षा उत्तराखंड के किस क्षेत्र में होती है, शीतकालीन वर्षा की बात हो रही है यानी सर्दी में होने वाली बारिश, तब आपका हो जाएगा उत्तर सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा में, सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा कहां होती है, तो आपका उत्तर लगेगा तब देहरादून, और दूसरे नंबर पर आ जाता है पौड़ी का स्थान। तो उत्तराखंड में इन दो जनपदों में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो यह है आपका उत्तराखंड में जलवायु, इससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। बाकी कल से हम उत्तराखंड में वनों की स्थिति या नदियों वाला टॉपिक शुरू कर लेंगे आप लोगों के लिए। तो बच्चों हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको काफ़ी फायदा पहुंच सके। ठीक है, और बाकी अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं, साथ ही बीडीओ वीपीडीओ इन सब के पदों पर भर्तियां होने वाली हैं, पटवारी के पदों पर भी भर्तियां आ चुकी है। तो आपको तैयारी को अपनी बना करके रखना चाहिए, कभी भी एग्जाम किसी भी वक्त उत्तराखंड में हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।